बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की। तो हम पहुंचे थे कंसोर्शियम स्ट्रक्चर के ऊपर। कंसोर्शियम अगर एक ही जैसे इंडस्ट्रीज़ हों तो वो एक कंसोर्शियम बना के तो वहाँ पे एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बना देंगे, और चूँकि उन सब की रिक्वायरमेंट एक जैसी होगी। अगर जान मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सबको कपास चाहिए होंगे, सबको उन्हीं प्लांट मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे जो कि सिमिलर है, सबको वही कागज़, पेंसिल, स्टेशनरी, टॉयलेटरी, फूड और इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी। तो अब वो जितने यूनिट उस इलाके में जो कंसोर्शियम के अंदर आ रहा होगा वो सब जब उनकी एक जैसी ज़रूरत होंगी तो उनको अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जितनी भी अपनी रिक्विजिशन होंगी वो एक कंसोर्शियम का जो ऑफिस होगा वहाँ भिजवाएंगे। वहाँ से सब की क्वांटिटी को इकट्ठा करके एक ही डील की जाएगी, प्राइसेस को नेगोशिएट करके लोअर साइड पे लाया जाएगा, क्योंकि उनका वॉल्यूम बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, और सप्लायर से रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। इस तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगी, कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि थोड़े से लोग सब यूनिट्स के लिए काम कर रहे होंगे। आइटम को सब की आइटम को कंबाइन करके वॉल्यूम बढ़ा के प्राइस का बेनिफिट लिया जा सकता है, ऐड वैल्यू की जा सकती है, कॉस्ट रिडक्शन पे जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मकसद ये है कि कंसोर्शियम सब एक जैसे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का जॉइंट वेंचर होगा कि जी सबका चूँकि एक ही रिक्वायरमेंट है तो क्यों ना हम मिलके उन सब को कंपाइल करें, उनकी रिक्विजिशन और उसकी एक ही क्वांटिटी को वन टाइम में प्रोक्योर करके तो बेनिफिट लें कॉस्ट का। आगे नंबर 5 है शेयर्ड स्ट्रक्चर। शेयर्ड स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो लेकिन उन सबको एक ही डिपार्टमेंट लुक आफ्टर कर रहा हो। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ कंपनी है जो टेक्सटाइल में भी काम कर रहा है, जो लेदर में भी काम कर रहा है, जो सीमेंट में भी काम कर रहा है, जो बैंकिंग में भी काम कर रहा है, जो होटल इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, या इस तरह से कुछ और जगहों पे भी काम कर रहा है। तो अब उनका एक ही सेंट्रलाइज वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा, लेकिन वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ होटल इंडस्ट्री के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ सीमेंट के लिए नहीं होगा कि जी सीमेंट का सेंट्रलाइज ये है, टेक्सटाइल का सेंट्रलाइज ये है, बल्कि वो ग्रुप का एक सेंट्रलाइज होगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, और ग्रुप के अंदर जितनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब की वो प्रोक्योरमेंट को देख रहा होगा। जैसे कि वो सीमेंट की प्रोक्योरमेंट भी देख रहा है, वो होटल इंडस्ट्री की भी देख रहा है, टेक्सटाइल की भी देख रहा है, या जिस जगह पे उसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पे अपना बंदा अपने बंदे से वहाँ से करवा देता है। इस तरह की एक्टिविटी होगी। मतलब पूरे जो ग्रुप में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी, उन सब इंडस्ट्री को एक ही डिपार्टमेंट शेयर कर रहा होगा। तो इसको शेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल दी कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो टेक्सटाइल में भी इन्वॉल्व हैं, डेयरी में भी इन्वॉल्व हैं, बैंकिंग में भी इन्वॉल्व हैं, सीमेंट में भी इन्वॉल्व हैं, होटल इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व है, एयरलाइन में भी चले जाते हैं, फिर कुछ और इंश्योरेंस में भी चले गए, फिर उसमें भी चले गए। तो अब वो हर जगह पे लहदा से नहीं करते, वो चाहते हैं कि सेंट्रलाइज एक ही जगह से सब कुछ हो, लेकिन सब शेयर करें उसी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से। जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट था, यहाँ पे एक इंडस्ट्री के डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं कि जैसे टेक्सटाइल के डिफरेंट यूनिट है कि यार्न है, वीविंग है, प्रिंटिंग है, स्टिचिंग वगैरह। तो वो एक ही इंडस्ट्री में डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शेयर्ड में इंडस्ट्री डिफरेंट है, यानी एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं कि टेक्सटाइल भी है तो लेदर भी है, और ट्रांसपोर्टेशन भी है तो होटल भी है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री डिफरेंट होगी, हर इंडस्ट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको और आसान आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे HR
एक ही जगह पे कोई सेंट्रलाइज HR डिपार्टमेंट होगा, और अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बैठा है वो डिपार्टमेंट, तो जैसे ही उनको जो लेदर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी एम्प्लॉयज़ को हायर करने की, तो वो उसी ऑफिस में आ जाएगी, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है। तो वो मियाँ साहब कहेंगे कि भाई लेदर में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है वो आप यहाँ पे जो नुमान साहब बैठे हैं हमारे हेड ऑफिस में उनको पहुँचाएँ। इसी तरह किसी और इंडस्ट्री जो उन्हीं के अंडर आ रही है उसकी भी रिक्वायरमेंट होनी। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन की भी शेयर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं कि भाई यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, हफ्ते में 2 दिन उस इंडस्ट्री को भी जाएं और वहाँ पे भी ज़रा लुक आफ्टर करें और मैनेज करें। तो इस तरह से बहुत सारी शेयर्ड सर्विसेज होती हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सर्व करना पड़ता है कि एक जगह वाला काम आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी कुछ दिन जाके कर सकते हैं। तो इसको शेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहेंगे कि जहाँ पे आप डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए जो एक ही ग्रुप के अंदर काम कर रही है, जो आपके ऑनर के नीचे हैं, उनको भी आपको सर्व करना पड़ रहा है। 6 है लीड बायर स्ट्रक्चर। लीड बायर स्ट्रक्चर होता है कि प्रोक्योरमेंट में जितनी कैटेगरीज हैं उन सब के लिए एक एक बायर फिक्स कर लिया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल के लिए एक बायर होगा, पैकिंग मटेरियल के लिए एक बायर होगा, POS के लिए एक बायर होगा, जनरल आइटम के लिए एक बायर हो सकता है, स्टेशनरी के लिए एक हो सकता है, फूड आइटम के लिए एक हो सकता है। तो हर बायर के पास एक अपनी पूरी कैटेगरी होगी और वो उस कैटेगरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको आप जैसे आप किसी हाइपर मॉल को देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट सेक्शन होंगे। ग्रॉसरी का सेपरेट सेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेपरेट सेक्शन होगा, क्लॉथिंग का टेक्सटाइल रिलेटेड लेदर सेक्शन होगा। तो अब वो जो हाइपर मॉल में डिफरेंट सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन का एक बायर होगा कि जो ग्रॉसरी को कर रहा है उसका एक्सपीरियंस ग्रॉसरी में ही होता है, उसको आप टेक्सटाइल वाले सेक्टर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसको उसका ना वेंडर्स का पता होगा, ना सोर्सिंग पता होगा, ना प्राइसेस का पता होगा, ना उसकी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में उसका नॉलेज होगा। काम वो कर लेगा वहाँ पे भी जाके, लेकिन जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो शेयर नहीं कर सकता। तो जो ग्रॉसरी वाला बायर होगा उसकी एक्सपर्टीज़ ग्रॉसरी को सोर्स करने में, फाइंड करने में, उसकी फ्रेशनेस और उसकी जो पेरिशेबल लाइफ है उसको जज करने में जो उसकी एक्सपर्टीज़ होंगी, जो प्राइसेस उसकी नेगोशिएट किस तरह से करनी है, उसके जो टैक्स होंगे वो सिर्फ ग्रॉसरी के लिए होंगे। और जो टेक्सटाइल वाला होगा उसके टेक्सटाइल रिलेटेड होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बायर होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड एक्सपर्टीज़ होंगी। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज स्पेसिफिक बायर्स होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज को हैंडल कर रहे होते हैं और एक कैटेगरी के लिए एक बायर होगा। तो अगर आप अपनी टोटल प्रोक्योरमेंट को कैटेगराइज करेंगे तो आपको 5-6 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 5-6 में करते हैं उसको डिवाइड, तो इसका मतलब कि आपको 5-6 डिफरेंट बायर जो कि उस फील्ड के माहिर हों। जैसे अगर IT की कंपनी है तो वो IT के रिलेटेड जो एक्सपर्ट होगा प्रोक्योरमेंट का उसको ढूंढेंगे और वो जो बाइंग करेगा वो किसी भी जनरल बायर से ज़्यादा बेहतर करेगा। ऐसे कंस्ट्रक्शन की बाइंग होगी तो उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो बायर है वो ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो स्पेसिफिक बायर होते हैं उनको अपनी कैटेगरी का नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो वो उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये भी एक लीडिंग स्ट्रक्चर है कि आप बायर बेस स्ट्रक्चर बना लें, बजाय इसके कि एक जनरल मैनेजर है, फिर मैनेजर है, फिर डिप्टी मैनेजर है, फिर ऑफिसर है। इस तरह से जो हायरार्की चलती है उसकी बजाय आप लीड बायर बेस स्ट्रक्चर बनाएं ताकि आप उनकी जो बेस्ट एक्सपर्टीज़ है वो अवेल कर सकें। और नंबर 7 है आउटसोर्स स्ट्रक्चर। आउटसोर्स स्ट्रक्चर उस वक्त अडॉप्ट किया जाता है जब कंपनी बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो। बहुत बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इस लेवल की जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी बाइंग का लेवल बहुत ज़्यादा होता है।
तो वो अपने स्पेंड एनालिसिस को बहुत क्रिटिकली मोनिटर करते हैं और उसमें जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वेंट होनी होती हैं वो वहीं से होती हैं। और वो इसलिए होती हैं कि वो दुनिया के जो बेस्ट प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं उस फील्ड के, उनको हायर करते हैं और फिर उनसे ये नहीं पूछते कि भाई आपने ये करना है तो हम आपको बता देते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप इसको किस तरह से ड्राइव करेंगे, किस तरह से आगे लेके जाएंगे, इसमें क्या इनोवेशन करेंगे और हमारी कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस करेंगे। सॉरी। तो जब उन दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स को वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है तो उनसे सजेशन ली जाती है कि आप बताएं, तो वो फिर जो बताते हैं उसको अडॉप्ट किया जाता है। और वहाँ पे वो फिर ये नहीं करते कि जी हम अपना डिपार्टमेंट बना के इनको हायर करें, वो कहते हैं कि जो दुनिया की बेस्ट कंपनीज़ हैं जो प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन में टॉप पर हैं, हम उन कंपनीज़ को इसको आउटसोर्स करते थे, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको देते हैं ताकि वो हमें बताएं कि हम इसको किस तरह से कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको सप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ डिस्टर्बेंस के लिए माज़रत। तो अब जो बड़ी कंपनी होंगी वो भी आउटसोर्सिंग की तरफ जाएंगी और जो छोटी कंपनी होंगी वो भी आउटसोर्सिंग की तरफ जाएंगी, क्योंकि उनका वॉल्यूम इतना नहीं होता, उनकी कुछ सिलेक्टेड बाइंग होती है। तो उनको एक सेपरेट डिपार्टमेंट, फिर उसमें लोगों को हायर करना, फिर उन पे ऊपर जो रिसोर्सेज उन्होंने खर्च करने हैं वो समझते हैं कि सारा कुछ बचा के किसी भी कंपनी को आउटसोर्स कर लिया जाए कि भाई आप हमारे लिए ये काम कर दें। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी खोल लेता हूँ पाकिस्तान में जो प्रोक्योरमेंट को आउटसोर्स पे ले जाए मुख्तलिफ कंपनियों को, तो जितनी जनरल आइटम है वो सब इकट्ठी की जा सकती हैं कि जी स्टेशनरी है, फूड है, टॉयलेटरीज़ है, और जनरल आइटम में अगर एक आध कैटेगरी ऐड होती है तो उन 3-4 कैटेगरी बना के तो मैं हर कंपनी से ऑर्डर वसूल करूं और उस ऑर्डर के मुताबिक जो उनकी मंथली रिक्वायरमेंट है पहले एक डील कर लूं किसी से और फिर एक ही पीओ अपनी तरफ से इशू करूं उस कंपनी को जिसने वो सप्लाई करनी। जैसे स्टेशनरी में जो कंपनी होगी उसको करूं और उसको ऑप्शन दे दूं कि भाई ये टोटल ऑर्डर है और इसमें से इतनी सप्लाई आपने एक्स को करनी है, इतनी वाई को करनी है, इतनी जेड को करनी है, इतनी ए को, बी को, सी को, इनको इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर दें और पेमेंट आप मुझसे ले लें। तो इस तरह से जो छोटी कंपनी होंगी वो भी अपनी प्रोक्योरमेंट को आउटसोर्स कर देंगी और बड़ी कंपनियाँ वो भी आउटसोर्स कर देंगी, क्योंकि वो कॉस्ट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए जो बड़ी कंपनियां वो कॉस्ट सेविंग और रिडक्शन के बेनिफिट को लेने के लिए आउटसोर्स करेंगी, और जो छोटी कंपनी है वो अपने जो रिसोर्सेज वेस्ट होने हैं डिपार्टमेंट बनाने और एम्प्लॉयज़ को हायर करके प्रोसेस को करने को, उनको सेव करने के लिए अपनी थोड़ी सी जो होगी प्रोक्योरमेंट उसको आउटसोर्स कर देंगी। तो ये भी एक कंपनी को जब डिपार्टमेंट बनाना हो तो सोचना पड़ेगा कि क्या मैं डिपार्टमेंट बनाऊं या फिर इसको आउटसोर्स कर दूं प्रोक्योरमेंट को कि कोई और इसको कर ले। तो इस तरह से प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जब भी बनाया जाएगा उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए हम सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पे भी जा सकते हैं, डिसेंट्रलाइज पे भी जा सकते हैं, हाइब्रिड के ऊपर जा सकते हैं, कंसोर्शियम के ऊपर जा सकते हैं, शेयर्ड है, लीड बायर बेस है या आउटसोर्स है। तो कौन सा करना है ये फिर कंपनी डिसाइड करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।